मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस क्लास। साइंस में आपका चैप्टर 2 चल रहा था, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए फ्रेंड होते हैं हम उनके बारे में लास्ट टर्न पर पढ़ चुके हैं। हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। पहले लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से हमें क्या होती हैं, डिसीजेज होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन डिसीजेज, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स। कौन कौन सी ह्यूमन डिसीजेज हैं और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से हो रही हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से फैलती हैं और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हैं। ये किसकी वजह से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से फैलता है, बैक्टीरिया, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। इसीलिए जो आपको सावधानी के बाद जब जारी की जाती है तो कहा जाता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना ही आए जिसको टीबी हो। मीजल्स, ये किससे होता है, वायरस से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से, और ये किससे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से। आपने देखा भी होगा कि जब आपकी छोटे बच्चों को अक्सर चिकन पॉक्स निकलती हैं, तो अगर आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली में निकलती हैं तो कहा जाता है कि उसके पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये एक से दूसरे के कांटेक्ट में आने पर ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है पोलियो, ये भी वायरस से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और वाटर। इनसे बचने के लिए क्या करना होता है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, यानी दूसरे लोगों से दूर रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। पेशेंट की जो पर्सनल चीज़ें हैं उन्हें दूसरे लोगों से दूर रखना है, जैसे उसकी टॉवल है या उसकी और जो चीज़ें जिन्हें उसका बिस्तर है, वो सारी चीज़ें अदर लोगों से दूर रखनी है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और इसकी जो वैक्सीन होती है वो एक फिक्स एज पर दी जाती है। नेक्स्ट है कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। कॉलेरा और टाइफाइड दोनों ही किससे होते हैं, बैक्टीरिया से, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, और कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड भी है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई से रहना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाएं। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और कैसा पानी पीना है, उबला हुआ, और इसका भी क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। हेपेटाइटिस ए, ये फैलता है वायरस से और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, इसमें जब आपको क्या करना है, उबला हुआ पानी पीना है और इसका वैक्सीनेशन कराना है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो, ये तो आप सब जानते ही होंगे। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स स्प्रे, insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। क्या करना है आपको, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कराना है, और अपने आसपास पानी भरने से रोकना है, जिससे कि मच्छर वहाँ ना ही पनप सकें। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से ह्यूमंस में बीमारियां होती हैं, कुछ एनिमल्स में होती हैं, और प्लांट्स को भी इनकी वजह से डिसीजेस होती हैं। तो अब हम बात करेंगे सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिसीजेस, सिट्रस कैंकर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। रस्ट ऑफ वीट, फंगी की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स। येलो पेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इंसेक्ट। इसी तरीके से एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से बहुत सारी डिसीज़ेज होती हैं। अब देखिए, अगर आपका जो फूड होता है, जैसे आप एक प्रॉपर टाइम के बाद उसमें क्या होता है,
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डेवलप हो जाते हैं और अगर आप उसके बाद उसको खाते हैं तो आपको हो जाती है फूड पॉइजनिंग। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम तुरंत से ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स के बारे में हम यह बात करेंगे। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जिसे हम घर में यूज करते हैं सब्जियों में, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को बचा कर रख सकते हैं। जैसा कि आपके घर में बनता है, पिकल्स बनते हैं, अचार, तो उसमें किसका यूज़ होता है, साल्ट का। साल्ट के हेल्प से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डेवलप नहीं हो पाते। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के हेल्प से भी आप इसको कुछ चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे कि मीठा अचार जो बनता है आपके घरों में, या फिर आंवले का मुरब्बा। नेक्स्ट देखिए प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। किससे, ऑयल और विनेगर की हेल्प से भी इसका प्रिजर्वेशन हो सकता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। कुछ चीज़ों को एक फिक्स टेम्परेचर पर रखने से क्या होता है, वो ख़राब नहीं होती हैं, जैसे कि दूध। अभी देखिए समर सीज़न चल रहा है और अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में दूध आता है और आप उसे बॉईल नहीं करते हैं प्रॉपर, तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर क्या करना होता है, अगर फ्रिज नहीं होता है किसी के यहाँ, तो उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम कुछ घंटे के बाद बॉईल करना है अच्छे से फिक्स टेम्परेचर पे। और अगर जिसके यहाँ फ्रिज है, फ्रिज में क्या होता है, कोल्ड, एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर पे ही आप उसको रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। और अगर लाइट चली जाती है और आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते तो क्या होता है, दूध ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था शायद कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, और क्योंकि उसमें क्रॉप, अगर कंटिन्यूसली क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है तो उसमें से नाइट्रोजन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सॉइल यानी प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में से खुद से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो नाइट्रोजन कैसे आती है सॉइल तक और वापस कैसे एटमॉस्फेयर में जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में आपका 78% नाइट्रोजन का होता है, वो सॉइल तक कैसे आती है, ये है आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर से। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, और क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को। और फिर क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में मिल जाते हैं। अपटेक बाय प्लांट्स, और इसे कौन ले लेता है, प्लांट्स इसको ले लेते हैं। कुछ नाइट्रोजन प्लांट्स ने ले ली और कुछ नाइट्रोजन सॉइल में बच गई। देखिए बची हुई सॉइल नाइट्रोजन का क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया इसे अगेन गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं और ये फिर किस में मिल जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब बात करते हैं कि प्लांट्स ने जो नाइट्रोजन ली उसका क्या हुआ। एनिमल ईट प्लांट्स, एनिमल्स ने ईट प्लांट्स को खा लिया। नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सर्शन एंड डेथ, और उसमें क्या हुआ कि उसका जो वेस्टेज है उसमें नाइट्रोजन वेस्टेज निकला, और ये क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर से किस में मिल गया, सॉइल में। और अगेन बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और ये किस में मिल गया, फिर से जाके एटमॉस्फेयर में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू क्लास।